हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 10th क्लास में जो है रचना के आधार पर वाक्य भेद जो है 4 अंक के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आपके मैं 4 अंक यहाँ से फिक्स करवा दूंगी यदि आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक से मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद समझाऊंगी। सेकेंड थिंग क्या है कि इसको हम बहुत ज़्यादा उलझा हुआ इस टॉपिक को नहीं बनाएंगे, आसान तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। कुछ मैं आपको पहचान बताऊंगी, वो पहचान जो है आप सभी अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लीजिए। उससे क्या होगा, यदि आप बार बार उस पहचान को देखते हैं तो कभी भी आपके यहाँ से अंक नहीं कटेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लास्ट ईयर यानी कि 9th कक्षा में जो है आप सभी ने रचना के आधार के बजाय अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़े होंगे। हमने जो कि 8 होते थे, ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम 10th क्लास में आ गए हैं, तो 10th क्लास में क्या है, हमें रचना के आधार पर वाक्य भेद दिया गया है, जो कि कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो हमें वाक्य, वैसे आप सभी को पता भी होगा कि वाक्य किसे कहते हैं, फिर भी वाक्य की परिभाषा एक बार देख लेंगे। क्या होता है वाक्य? ऐसा सार्थक शब्द समूह होता है जो व्यवस्थित होता है और पूरा आशय प्रकट करता है, मतलब उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि आपने कुछ भी वाक्य बोल दिया, ऐसे हम किसी को भी वाक्य नहीं मानेंगे, बल्कि वो एक सिस्टमेटिक होना चाहिए, व्याकरण के नियमों को फॉलो करता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला सीता जाता है, तो सीता जाता है क्या है, गलत सेंटेंस है, क्योंकि सबसे पहले तो क्या है, सीता एक स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, जाती है शब्द प्रयोग करते हैं। तो इसलिए सीता जाता है क्या वाक्य हुआ? ये कोई वाक्य नहीं हुआ। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, वाक्य में हमेशा उसका एक अर्थ निकलना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला सीता जाती है, ये कैसा वाक्य है, एक पूर्ण अर्थ देने वाला वाक्य है, तो इसे हम वाक्य कह देंगे। चलिए, ये हमारे लिए वैसे डेफिनेशन पूछता नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। ये पूछा जाता है वाक्य के घटक, क्योंकि सीबीएसई ने जो है लास्ट ईयर से आपका पैटर्न कैसा कर दिया है, एमसीक्यू बेस कर दिया है। तो आपको एमसीक्यू में क्या हो जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहले का पैटर्न जो होता था विद्यार्थियों, वो लिखने वाला होता था, लेकिन अब जो है लिखने वाला तो रहा नहीं है, तो एमसीक्यू के आधार पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो वाक्य के घटक यानी कि वाक्य के अंग भी हम इसको बोल देते हैं। वाक्य के घटक कितने होंगे यहाँ पर? वाक्य के घटक 2 होंगे, कर्ता होगा और एक क्रिया होगा। जैसे किसी भी वाक्य में आपको पता ही है कि एक कर्ता जरूर होता है और एक उसके साथ में कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर होती है। जैसे मैंने बोला यहाँ पर सीता मिली, गीता गाएगी, तुम जाओ, तू आ, आप पढ़ें। इस तरह में क्या है, इन सभी वाक्यों में एक एक क्रिया साथ में दी गई है। जैसे मिली यहाँ पर क्रिया है, गीता गाएगी गाना एक क्रिया है, तुम जाओ जाना एक क्रिया दी गई है। तो कर्ता के साथ क्या होना जरूरी है, एक क्रिया होना। इसको हम वाक्य के घटक बोलते हैं, इंग्लिश में कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस, इंग्लिश में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसके ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ये इसके मेन घटक हैं, आपसे मेन घटक है ये। इसके अलावा भी कुछ घटक होते हैं, जैसे विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, ये सभी ये थोड़े इच्छा अनुसार यूज किए जाते हैं। कुछ वाक्यों में इनका प्रयोग होता है, कुछ में नहीं होता। लेकिन कर्ता और क्रिया कैसे घटक हैं जो हमेशा यूज होते ही होते हैं, इनके बिना आपको कोई भी वाक्य नहीं मिलेगा। चलिए, अब आती है बात कर्ता यहाँ पर पक्ष की, यानी कि वाक्य के जो 2 पक्ष भी होते हैं, वाक्य के पक्ष, पक्ष को हम साथ में अंग भी कह सकते हैं कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो वाक्य के जो है 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। लास्ट ईयर जो है कई एग्जाम में ये जो है हाफ ईयरली एग्जाम में, पीरियोडिक टेस्ट में बहुत बार ये क्वेश्चन डाला गया था कि वाक्य के जो है अंग कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। अब आइए समझ लेते हैं उद्देश्य क्या होता है, विधेय। आप उद्देश्य से समझ रहे होंगे कि कोई ना कोई काम का मतलब मोटो, इसमें उद्देश्य का अर्थ ये नहीं है विद्यार्थियों, जान लीजिए। उद्देश्य का अर्थ होता है इंग्लिश में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम किसे बोलते हैं, कर्ता, जो उस सेंटेंस में मेन होता है। जैसे मैंने क्या बोला, मृदनी गाती है, तो मृदनी गाती है, यहाँ पर मृदनी जो है क्या है, उद्देश्य है, और गाती है क्या है, इसमें विधेय, यानी जो वो काम कर रही है वो विधेय होगा और जो मेन व्यक्ति है वो क्या होगा, उद्देश्य होगा। ठीक है, और विधेय जो है क्या करेगा, विधेय उसको उसकी विशेषता को बताने का काम करेगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मोहन बीमार है, तो मोहन बीमार है मतलब
यहाँ पर मोहन क्या है, उद्देश्य है, और विदय क्या है, बीमार है। ठीक है, मैंने जैसे बोला सुजान होशियार है, सुजान होशियार है, तो सुजान क्या है, यहाँ पर उद्देश्य है विद्यार्थियों, और होशियार क्या है, उसका विधेय है, यानी कि जो उसकी विशेषता बताएगा। यहाँ से वाक्य जो है मैं आपसे बता देती हूँ विद्यार्थियों, यहाँ से बहुत कम चांस आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन आपसे केवल उद्देश्य और विधेय, वाक्य के पक्ष कितने होते हैं ये पूछा जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ से सीबीएसई द्वारा बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आप यहाँ का मेन टारगेट है, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। सीबीएसई जो है आपको एमसीक्यू में 5 प्रश्न देगा। ठीक है, और आपको कोई किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर देने होंगे, और वो सारे एमसीक्यू में होंगे। ध्यान रखिए, इस बार भी जो विद्यार्थियों सिलेबस है वो आपका एमसीक्यू बेस है, व्याकरण पूरा। तो एमसीक्यू में क्या दिक्कत होती है कि या तो गलत ही होगा या तो सही ही होगा। लिखने वाले में हमें ये फ़ायदा मिल जाता है कि थोड़ा भी यदि लिखा होता है तो टीचर आपको कोई ना कोई अंक दे देता है, लेकिन एमसीक्यू में आपके साथ ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो इसलिए ध्यानपूर्वक आप इस चैप्टर को देख लीजिए। एक वीडियो आप देखिए, उसके अलावा आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यानी कि हम वाक्य को केवल 3 आधार पर ही बना सकते हैं, सरल के आधार पर बना सकते हैं, संयुक्त के आधार पर और मिश्र के आधार पर। तो सरल वाक्य देख लेते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य की क्या होती है, एक मुख्य क्रिया होती है, जैसे पानी बरस रहा है, इसमें एक ही क्रिया हो रही है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ पर एक ही करता है और एक ही क्रिया है, तो ये क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। सरल वाक्य का भी एक क्वेश्चन जरूर आता है विद्यार्थियों, और सीबीएसई ने लास्ट ईयर से जो है थोड़ा सा इसे मुश्किल कर दिया है। मैं आपको बताऊंगी कैसे मुश्किल किया है। जैसे वह साधु है, वह फुटबॉल खेला, बच्चा हंसा, ये सब कैसी हैं, एक क्रिया वाले हैं, और इनको आप आसानी से पहचान लोगे। जैसे वह विद्यालय जाता है, बच्चा रोज रोता था, लोग इस बात पर हंसते होंगे, इसमें क्या एक ही करता है और एक ही इसमें क्रिया है, ये भी आप आसानी से पहचान लोगे। अब जैसे 3 क्रिया वाले कैसे, वह खाता जाता है, मोहन जा रहा होगा, खाता जाता है, वह जा भी रहा है और खा भी रहा है। ठीक है, तो ये 3 क्रिया वाले हो गए। इस तरीके के वाक्य जो है कैसे होंगे, सरल वाक्य होंगे, जिसमें एक ही मुख्य क्रिया होगी, लेकिन एक ही कर्ता इनमें एक ही होगा। क्रिया एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। इस चीज़ को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। कर्ता कौन होगा, एक ही होगा विद्यार्थियों। क्रिया 2-3 भी हो सकती हैं। जैसे ही कर्ता 2 आ जाएंगे तो सरल वाक्य का उदाहरण नहीं होगा। ओके, तो ये जो है मैं आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ा रही हूँ, इम्पोर्टेंट है ये। आगे आता है हमारा संयुक्त वाक्य। एक प्रश्न आपका इस वाक्य से पूछा जाता है, बहुत ही आसान है। संयुक्त, संयुक्त से का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ को जोड़ना। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो जोड़ना, जब 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, योजक। जैसे 2 सेंटेंस होंगे विद्यार्थियों, उनके बीच में कोई एक ऐसा शब्द आएगा जो उन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया, हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी किंतु काम नहीं बना। काम नहीं बना एक अलग वाक्य है, हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी एक अलग वाक्य है। इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, किंतु शब्द ने किया। तो किंतु के कारण यहाँ पर कौन सा हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। ऐसे आपको 5 से 7 मैं आपको बताऊंगी, आप वो रट लीजिए, लिख लीजिए अपनी हिंदी की कॉपी में। ऐसे एक कॉलम बनाइएगा, सरल, संयुक्त और मिश्र। संयुक्त की शब्द जो है, शब्द लिखने हैं आपको के खाली। कैसे लिखोगे यहाँ पर मैं बता रही हूँ। जैसे सरल में तो एक कर्ता, क्रिया 2-3। संयुक्त में कैसे लिखोगे, जैसे पहला शब्द आया अपने पास किंतु, फिर आया अन्यथा, फिर आया और, फिर आया इसलिए। इस तरीके के जो शब्द हैं वो आप यहाँ पर इसकी हेडिंग दे दीजिएगा संयुक्त, और फिर मिश्र वाक्य। तो ऐसे कॉलम बना लीजिएगा, उसको सुबह उठ के रोज देखिए, आपका अपने आप तैयार हो जाएगा। जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, तो 2 वाक्य को जोड़ा किसने, अन्यथा शब्द ने जोड़ा। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए, रात हुई और तारे निकले, और शब्द से 2 चीजें जुड़ गई। मैं उत्तेजित हुआ और उसे पीटने लगा। बरसात हुई और हम भीगने लगे। तो यहाँ पर और एक कॉमन शब्द आ रहा है, यानी कि ये 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए संयुक्त वाक्य। वह सोया रहा इसलिए गाड़ी न पकड़ सका, तो इसलिए शब्द आया। मुझे गाड़ी पकड़नी थी इसलिए सुबह उठना पड़ा। मोहन बीमार है इसलिए आ नहीं सका, तो ये क्या है, इसलिए शब्द। जैसे अभी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है, मैं बीमार हूँ इसलिए ऑनलाइन कक्षा में
उपस्थित नहीं हो सका, तो इसलिए शब्द के कारण संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलिए, उसने तेज दौड़ लगाई किंतु गाड़ी न मिल सकी। किंतु शब्द मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सोमेश आया था किंतु बिना बोले चला गया। उसने समझाया था परंतु मैं ना समझ सका, परंतु शब्द आ गया। तो और आगे कुछ वाक्य हैं या से जुड़े। मैं स्कूल जाऊंगा या शादी पर जाऊंगा, तू पढ़ ले या टीवी देख ले, आप दूध पी लीजिए या खीर खा लीजिए। तो इन शब्दों में क्या चीज़ आ रही है कॉमन? या शब्द आ रहा है। एक चीज़ और विद्यार्थियों यहाँ पर दी नहीं गई है, क्योंकि मैंने अलग से इसको नोट किया है, क्योंकि सीबीएसई ने क्योंकि से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। मोहन अनुत्तीर्ण हो गया है क्योंकि वह कभी पढ़ता नहीं था। क्योंकि शब्द भी आपका संयुक्त वाक्य में ही आएगा, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे जो है नहीं तो हमें रटना नहीं है, बस समझना है। जैसे सुनीता मैडम का हिंदी कार्य जमा कर दीजिए, नहीं तो मैडम बहुत डांटेगी। तो विद्यार्थियों ये क्या है? ये जो है आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो गया है। ठीक है, बरसात आ गई वरना मैं जीत जाता। ठीक है, कुछ विद्यार्थी बहुत ही परीक्षा के समय पे बहुत बहाने मारते हैं, यदि मैं पढ़ लिया होता तो मैं सबसे टॉप कर देता। तो पढ़ लिए होते भाई, किसने रोका था? तो वहाँ पर किसी ने रोकने का काम किया, मतलब नहीं तो, अन्यथा, वरना, ये जहाँ पर भी आएंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। और अथवा शब्द भी किस में आएगा? आपका संयुक्त वाक्य में आएगा। चलिए, मिश्र वाक्य सबसे बड़ा वाक्य है, इसको समझने में आपको टाइम लगेगा। चलिए, मिश्र वाक्य में सबसे पहले तो इसमें एक उपवाक्य होता है और एक गौण होता है, लेकिन इसके हम कुछ शब्द पहचानेंगे, बहुत ज़्यादा परिभाषाओं पे नहीं जाएंगे। शब्द आप रट लीजिए इसके अच्छे से। मिश्र वाक्य के की शब्द आएगा बीच में, जो वह, जिसे उसे, ऐसा जो, वही जिसे, यदि तो, इस तरीके के जहाँ भी इन सब को नोट कर लीजिए एक जगह पे। तो ये जो वाक्य जहाँ पर भी आएंगे, ये शब्द जहाँ पर भी आएंगे वहाँ होगा मिश्र वाक्य। जैसे उदाहरण देखेंगे, मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। अध्यापिका ने कहा कि कल विद्यालय खुलेगा। तो की शब्द के कारण हमने क्या पहचाना? मिश्र वाक्य है। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है वह क्या है? मेरा मित्र है। जो शब्द आया उसके कारण क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। हिरण ही एक ऐसा वन्य पशु है जो कुलाचे भरता है। हिरण ही एक ऐसा पशु है, जो शब्द आया मैंने बताया था, जो वह आएगा तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए, अब हम देख लेते हैं उपवाक्य में एक होता है प्रधान वाक्य और एक होता है आश्रित। आश्रित मतलब उसके ऊपर जो आश्रित होता है, और प्रधान मतलब जो मेन होता है। प्रधान जैसे घर के मुखिया को भी हम लोग प्रधान बोल देते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है। अब इसमें देखिए हम कैसे पहचानेंगे कि ये अपना प्रधान है या इसमें कौन सा है? आश्रित है। कभी कभी आपसे सीबीएसई कैसे पूछ लेता है कि एक सेंटेंस देगा, उसमें पूछ लेगा कि इसमें प्रधान उपवाक्य बताइए और आश्रित उपवाक्य बताइए, अंडरलाइन करके देगा। ठीक है, तो ऐसे देखिए, प्रधान उपवाक्य क्या होता है? जो कि मुख्य क्रिया होती है। आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ किन से होगा? की शब्द से होगा, जो से होगा, जिसे से होगा, यदि, क्योंकि। ये सब ध्यान रखिएगा, वो आश्रित उपवाक्य होंगे। ओके, मिश्र वाक्य का एक सरल वाक्य में रूपांतरण कीजिए। जो क्रिया वाक्य अंत में बनी रहेगी वह उपवाक्य कैसा होगा? जो क्रिया जो है लास्ट तक भी चेंज नहीं होगी ना विद्यार्थियों, ये इस चीज़ को रट लीजिए, जो क्रिया लास्ट तक भी चेंज नहीं होगी वो होगा प्रधान उपवाक्य, और जो चेंज हो जाएगी वो हो जाएगा आश्रित, यानी कि वो किसी के ऊपर आश्रित है। आश्रित होने का क्या अर्थ होता है? डिपेंड होना, यानी कि जो ये आश्रित उपवाक्य है प्रधान उपवाक्य के ऊपर डिपेंड रहेगा। अब जैसे देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। मोहन परिश्रम करता तो सफल हो जाता। ठीक है, तो शब्द आया है, इसके बाद वाला आश्रित उपवाक्य हो गया, पहले वाला प्रधान उपवाक्य हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम पहचान लेंगे। चलिए, अब जो है आपसे क्वेश्चन आता है कि यहाँ से इसका एक प्रश्न आता है अलग से। मिश्र वाक्य से आपके दो आते हैं, मैं बता देती हूँ। एक उपवाक्य के भेद से आता है, ठीक है, और एक नॉर्मल वाक्य आता है। तो उपवाक्य के तीन भेद के आधार पर हम वाक्य को पहचानते हैं। संज्ञा उपवाक्य होता है, विशेषण उपवाक्य होता है, क्रिया विशेषण। संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम आप जानते ही हैं। विशेषण किसी की विशेषता बताना, और क्रिया विशेषण उसकी क्रिया की भी विशेषता बताना। चलिए, संज्ञा उपवाक्य को हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, संज्ञा शब्द का एक पहचानने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि शब्द से जो भी वाक्य शुरू होंगे वो हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैडम ने तो यही जो है बता दिया आश्रित उपवाक्य में भी। हाँ, बता दिया कि से जो है आपका आश्रित उपवाक्य भी शुरू होता है, लेकिन जब आपसे पेपर में पूछेगा या तो आपसे आश्रित वाला पूछेगा या तो आपसे संज्ञा वाला पूछेगा, दोनों में से कोई एक पूछेगा। दोनों की ही पहचान सेम है, भूलना नहीं।
चलिए, राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, तो की शब्द आया संज्ञा उपवाक्य, देखते ही लगा देना है। मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी ओर बढ़े आ रहे हैं। मैंने देखा कि विद्यार्थी छुट्टियों में अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, तो की शब्द आ रहा है, उसके कारण संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। कुछ भी आपको नहीं करना, इसकी पहचान क्या है संज्ञा उपवाक्य की से ये प्रारंभ होंगे। चलिए, विशेषण उपवाक्य, विशेषण में संज्ञा सर्वनाम की वो विशेषता बताएगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने बोला, यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी, यह वही आदमी है, कौन से आदमी की विशेषता बताई जा रही है, जिसने कल चोरी की थी। तो इसको हम पहचानने के, विद्यार्थियों आप सोच रहे होंगे कि इसकी भी कोई पहचान होती, इसकी बिल्कुल पहचान है। तो जो इसकी पहचान हो सकती है, जिसने, जिसे, जिससे, जिनको, जो भी मिश्र वाक्य में हम पढ़ रहे थे वो सब इसकी पहचान है विशेषण की। जैसे जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है, तो जो शब्द आया विशेषण उपवाक्य। और अगर हम नॉर्मल में भी देखते हैं विद्यार्थियों, इसको जो मेहनत करता है, यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है, मेहनती लोगों की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, यह वही आदमी है। तो जैसे ऐसा कोई नहीं है जो कुश्ती में खली को जीत सके, किसकी विशेषता बताई जा रही है, खली की विशेषता बताई जा रही है। तो जहाँ पर भी ऐसे विशेषता बताई जाएगी वहाँ हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। जिसने, जिसे, जिससे, जिनको, जिनके लिए, जो, जहाँ पर भी इस तरीके के शब्द आएंगे विद्यार्थियों वहाँ पर हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। देखिए, संज्ञा की क्या विशेषता हो गई, की से वाक्य प्रारंभ होंगे, बीच में की शब्द आएगा। विशेषण में क्या आएगा, जो आएगा, जिसने आएगा। अब बचा है हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में थोड़ी सी आपको मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसका एक सेंटेंस विद्यार्थियों मैं बता दूं, सीबीएसई पूछता ही पूछता है, इसलिए इसको अच्छे से देखिए। जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता था, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जब तुम स्टेशन पर पहुंचे तब मैं घर से चला, यहाँ पर कोई व्यक्ति कोई एक्टिविटी भी कर रहा है, एक्टिविटी की विशेषता भी बताई जा रही है, ये ध्यान रखना है। जैसे यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना चाहिए। ठीक है, एक क्रिया है बोलना और एक उसकी विशेषता बताई जा रही है चुप रहना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होते हैं, इसमें काल सूचक भी होते हैं, स्थान से संबंधित भी होते हैं, रीति से संबंधित भी होते हैं, परिणाम से संबंधित भी होते हैं। तो इनकी आप जो है ये वाक्यों की पहचान लिख लीजिए। कालवाचक में क्या होगा, उनका समय बताया जाएगा। जैसे जब प्रशांत मेरे पास आया तब लगभग 5 बजे थे, तो ये कौन से वाक्य का उदाहरण है, क्रिया विशेषण का उदाहरण है। जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण, मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी भी इनमें हो रही है। अब आप देखेंगे विशेषण वाले वाक्यों में क्या है, जरूरी नहीं है कि कोई यहाँ पर एक्टिविटी हो। जैसे वह वही आदमी जिसने कल चोरी की थी, जो मेहनत करता है वह अवश्य सफल होता है, तो जरूरी नहीं है यहाँ पर कोई एक्टिविटी हो और उसकी कोई विशेषता बताई जाए। लेकिन क्रिया विशेषण में क्या हो गया विद्यार्थियों, कोई ना कोई एक्टिविटी भी होगी। और सबसे बड़ी उसकी पहचान, जैसे जो ही, जब आदि यहाँ पर शब्द होंगे। जैसे जो ही मैं स्कूल से बाहर आया खेल आरंभ हो गया, तो जो ही शब्द आ गया तो क्रिया विशेषण। ठीक है, और देखते हैं, वह गोरा लड़का जहाँ खड़ा है वहाँ बड़ी धूप है। यहाँ विशेषता बता रही कि लड़का जहाँ भी खड़ा है वहाँ पर क्या है, बहुत ही धूप है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, वह ऐसे अटक अटक कर बोल रहा था जैसे उसके मुंह में घाव हो, तो यानी एक्टिविटी कैसे हो रही थी, रुक रुक कर हो रही थी। ठीक है, वह उतना ही थकेगा जितना अधिक दौड़ेगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे धूप में खड़ा रहना कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिया के साथ साथ उसकी विशेषता बताई जा रही है, क्रिया विशेषण। आप लोगों से कभी भी इसके भेद नहीं पूछे जाएंगे, आप लोगों से कैसे पूछा जाएगा, क्रिया विशेषण खाली पूछा जाएगा कि ये कौन। अभी मैं आपको कुछ एमसीक्यू भी करवा दूंगी कि इसमें किस प्रकार से वाक्य हैं। तो जितना, जिसे, जैसे जैसे, जैसे यदि वर्षा अच्छी होती तो उपज बढ़ जाती। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिविटी के साथ उसकी विशेषता, या और भी क्या है इसकी पहचान है, यदि शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे यद्यपि तू पहलवान है तो भी मुझसे नहीं जीत सकता, तो हमने कौन से शब्द से पहचाना कि ये क्रिया विशेषण है, यद्यपि शब्द से हमने पहचाना। तो ये कुछ शब्द हैं विद्यार्थियों, इनको लिख लीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, अपने आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। साधारण होगा, मिश्र होगा, संयुक्त होगा या जटिल होगा। देखो जटिल वाक्य का हमने कोई भेद नहीं पढ़ा है,
संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है, उसमें और शब्द संयोजक शब्द जुड़े होंगे। मिश्र वाक्य की क्या पहचान होगी, उसमें प्रधान उपवाक्य होगा और आश्रित उपवाक्य होगा। साधारण यानी कि इसको हम सरल वाक्य भी कहते हैं, इसमें क्या होती है, एक ही मुख्य क्रिया होती है, तो साधारण क्रिया। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को जल्दी से हल कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे जिस वाक्य में मुख्य और गौण दो उपवाक्य होते हैं वो कौन सा हो जाएगा। अभी अभी हमने पढ़ा है, मैंने बताया था एक मुख्य होगा और एक गौण होगा, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सीबीएसई ने जो प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, सीबीएसई 2017 के ये सारे प्रश्न मैंने दिए हुए हैं, इस तरीके से सीबीएसई ने प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक है, अब इनमें देखो आपको मिश्र वाक्य पहचानना है। जैसे हम ये प्रश्न करते हैं, जो ही पुलिस आई चोर भाग गया। बालक को रोते देखकर मैंने उससे रोने का कारण पूछा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए विद्यार्थियों, इसका क्या है। घंटी बजी और छात्र पुस्तकें उठाकर कक्षा से निकलकर चले गए। मोहन के खेत में गायें चर रही थी और उसने उन्हें खेत से बाहर कर दी। यहाँ शब्द क्या आया विद्यार्थियों, और आया है, यहाँ पर भी और आया। जहाँ पर भी और आएगा वहाँ पर क्या बताया था मैंने पहचान, संयुक्त वाक्य होगा। क्या हमसे संयुक्त पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, मिश्र वाक्य। बालक को रोते देखकर मैंने उससे रोने का कारण पूछा, तो क्या इसमें कुछ ऐसा वाक्य आया है, इसमें एक ही क्या है, कर्ता है और उसमें एक ही क्रिया हो रही है, तो ये हो गया सरल वाक्य का उदाहरण। अब है क्वेश्चन, जो ही पुलिस आई चोर पुलिस भाग गया। जो ही शब्द मैंने आपको बताया था, जो ही जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पहचान लेना है। चलिए अब आप इस प्रश्न में मुझे बताइए, ख में से आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से शेयर कीजिए। उसने गोरा को देखा तो इतना प्रभावित हुआ कि उसे पालने का निश्चय कर लिया। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या बताना है कि ये कौन से वाक्य का उदाहरण है, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रधान। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, कि उसे पालने का निश्चय कर लिया, तो की के बाद जो वाक्य होते हैं मैंने आपको बताया था वो कौन से होते हैं, संज्ञा उपवाक्य होते हैं। प्रधान उपवाक्य की यहाँ पर कोई भी बात नहीं हो रही है। चलिए, यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे धक्का दिया। हमने अभी अभी ये वाक्य पढ़ा है। यह वही यानी किसी की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषण उपवाक्य। चलिए बाकी के जो क्वेश्चन है ये 2017 में ये सीबीएसई के द्वारा पूछे गए हैं, और इस बार भी जो है आगे भी आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके लिए वीडियो आई होप बहुत ही बेनिफिट करेगी, आपको बहुत ही लाभ देगी ये वीडियो। आप इसको नोट कर लीजिए अपनी हिंदी की कॉपी में, और इन प्रश्नों के उत्तर जो है जल्दी से जल्दी मुझे शेयर कीजिए। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगी आपको, ताकि आसानी रहे। इन शब्दों का आप बार बार रिवीजन कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। विद्यार्थियों 4 अंक यहाँ से आपके आने वाले प्रश्न हैं, तो 4 अंक बहुत ही मायने रखते हैं हिंदी में, तो 4 अंक एक भी गलत नहीं करना है। और सबसे आसान है ये आपकी व्याकरण में, इस बार में 10th में जो है सबसे आसान यही है एक पोर्शन। उसके बाद आपके जो पद परिचय वगैरह है वो इससे ज़्यादा ही कठिन है, तो इसलिए इस आसान टॉपिक को गलत नहीं करना है। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।